नमस्कार दोस्तों। अतुल सती एक जाना पहचाना नाम है। इस साल हमने शुरुआत में जोशीमठ के दसाव की जो खबरें पढ़ी और सुनी मीडिया के थ्रू, उन खबरों के बाद हमारा परिचय अतुल जी से होना शुरू हुआ। ये वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हैं। अतुल जी, अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए दर्शकों को कि आप इस त्रासदी से कैसे जुड़े हैं, आपका अपना बैकग्राउंड क्या है। मैं अतुल सती हूँ और जोशीमठ वाले इलाके में पिछले 23, 24, 25 साल से वहाँ जो पर्यावरण की लेकर के जो सवाल हैं, जल जंगल ज़मीन के सवाल हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनको लेकर के मैं लगातार लड़ता रहा हूँ। और ख़ास तौर पर उस इलाके में जो बनने वाली जल विद्युत परियोजनाएँ हैं और उनसे जो उसके जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं उसको लेकर के जो जनता की संकट हैं, सवाल हैं, उस पर हमारा आंदोलन है, लड़ाई है। आज दिखाया है, ऐसा कल भी दिखाना पड़ेगा। अतुल जी, जैसे आपने कहा कि आप राज्य आंदोलन से भी जुड़े रहे और हमको एक अलग उत्तराखंड राज्य भी मिला, क्या जिन मुद्दों को लेकर हमने ये लड़ाई लड़ी, क्या वो मुद्दे हल हुए? आपका इसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, अब वो तो जाहिर है, जो आज का उत्तराखंड है और उस उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी का सवाल अपनी जगह है, जंगल के सवाल, जल के सवाल, भूमि का सवाल अभी भी जो है वो हमारे लिए वो हल नहीं हुए। और यही सवाल जो थे उत्तराखंड राज्य की जो लड़ाई के मूल सवाल थे, जल जंगल ज़मीन का सवाल, यहाँ के रोजगार का सवाल, यहाँ पलायन का सवाल, और राज्य बनने के इतने साल बाद भी, 2 दशक से ज़्यादा के बाद भी हम जो है उन्हीं से जूझ रहे हैं और शायद पहले से ज़्यादा जूझ रहे हैं। और शायद है कि वो जो है ज़्यादा बड़ा संकट, रोजगार का संकट देखें तो आप लगाइए कि खुद सरकार के आंकड़े हैं, 65,000 से ज़्यादा, 60,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। बेरोजगार नौजवानों का एक बड़ा आंदोलन पिछले दिनों में हमने देखा है। जंगलों का जो सवाल है, लोगों का जंगलों पर अधिकार हो, उनके संसाधनों पर अधिकार हो, वो उत्तराखंड राज्य के मूल का सवाल है, वो अभी हल नहीं हुआ और बल्कि अब वो बढ़ा है। पर्यावरण का संकट जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वो सवाल जो है ज़्यादा मौजू होकर के हमारे सामने आ रहे हैं। दूर का बैरी नजदीक है ग्यारे, ये लंबी लड़ाई थी, यानी दूर का जो दुश्मन था, दूर के जो हमारे शत्रु थे, वो नज़दीक आ गए। अब सरकार की जो चिंताएं हैं वो रोजगार नहीं है, सरकार की चिंता शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सरकार की चिंता शराब है, सरकार की चिंता खनन है, या वही है। तो अभी तो हमने देखा कि भाई शराब को लेकर के तो सरकार कह रही है घर घर तक। अब इन सवालों से तो हम लोग बहुत पहले से ही जूझ रहे हैं और अब क्योंकि नीतियां भी अब ऐसी बना दी हैं कि ये तो घर घर की समस्या होने वाली है। बिल्कुल, इस पहाड़ के ऊपर शराब के खिलाफ बहुत तगड़ा आंदोलन चलता रहा है, बिच्छू घास महिलाएं लगा के रही हैं। अब उस चीज को जड़ से खत्म करने की बजाय, एक सिस्टम में लाने की बजाय, अब उसको वस्त रूप में लेके आया जाता है और ज़्यादा उसको जो है मतलब पूरे अब बेरोजगारी आपके सामने है और उनको जो है नशे का जो वो है डोज कि ताकि वो जो है इसमें वो हो जाए। तो और केवल शराब का नशा नहीं, अभी तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पहाड़ में वो जो स्मैक का नशा है, हेरोइन का नशा है, वो दूरस्थ गांवों तक चला गया, यानी जोशीमठ जैसी जगह तक वो पहुंच रहा है। लोग उसकी गिरफ्त में नीति बनाते हैं, तो खनन को लेकर के वो नीति बना रहे हैं। तो वो एक आयोग बन गया है, पलायन आयोग, लेकिन उसकी क्या हालत हुई, क्या उससे पलायन रुका? नहीं रुका। अब हम देख रहे हैं कि राज्य बनने से पहले पलायन की जो स्थिति थी वो 100 गुना उससे ज़्यादा बढ़ गई। पहाड़ के गांव खाली हो गए। खुद सरकार कह रही है कि 8,000 से ज़्यादा गांव जो हैं वो भूतहा गांव हो गए हैं। तो ये जो पिक्चर, ये जो तस्वीर हमारे सामने है, तो बिल्कुल निराशाजनक है। हम पर ये सवाल आया कि भाई तुम पहाड़ी करोगे क्या? अगर तुमको राज्य दे दिया, तुम खाओगे कैसे? तुम तो भूखे मर जाओगे, तुम्हारे पास है क्या? तो हमने वैकल्पिक नीतियों का एक पूरा दस्तावेज रखा, जिसमें हम लोगों ने कहा कि भाई पहाड़ में जो है ये सब चीजें की जा सकती हैं। इस तरह के संसाधन है जिनका अगर हम दोहन करें, जिनका नियोजन ठीक से करें, तो हम समृद्ध इकोनॉमी हो जाएंगे, जिसमें
फलपट्टी का मामला था कि वहाँ फलपट्टियाँ हाँ जी। बनाई जाए। जो पर्यटन का उद्योग है, पर्यटन है, उसको ठीक से अगर हम संचालित अभी करें, जैसे बेलगाम है है ना, पर्यटन का उद्योग, उसको एक सिस्टम में सिस्टमेटिक उसको अगर करें तो वो एक बड़ी आमदनी का जरिया हमारे लिए होता। हमारे जो संसाधन हैं, चाहे वो पानी का हो, चाहे जंगल का हो, उसका ठीक से अगर हम नियोजन करते, आम आदमी के हित में जन केंद्रित नीतियों की तरफ जाते। आज हम देख रहे हैं कि जो नीतियां बन रही हैं वो जन केंद्रित नहीं है, पूंजीपतियों के लिए, कुछ चंद लोगों के लाभ के लिए वो सारा सिस्टम काम कर रहा है, सामने आए। और इसके साथ साथ अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे जोशीमठ की त्रासदी थी, इस साल मीडिया की सुर्खियां बनी रही, जी, ये आपके सामने कब से आना शुरू हुआ? जोशीमठ की जो दरारें हैं या इसकी समस्या है आपके सामने, आपने इसको कब पहचाना कि ये फ्यूचर में बड़ी बनेगी या इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए? हाँ, तो ये असल में तो नवंबर के महीने में 2021 में ये हुआ कि जोशीमठ के एक खास मोहल्ले में, जिसको गांधीनगर वार्ड कहते हैं, उसका भी एक मोहल्ला है छावनी बाजार। तो उस इलाके में 12-13 घरों में कुछ दरारें आनी शुरू हुई। तो उन्होंने जब हमारे सामने रखा तो मैं गया वहाँ, देखा। तो पहला प्रदर्शन हमारा जो है 17 नवंबर 2021 को हुआ और उसमें कोई बड़ी मांग नहीं है। उसमें हमारी मांग सिर्फ ये थी कि सरकार जो है पूरे इलाके का एक व्यापक सर्वेक्षण कराए, एक हाई पावर कमेटी बने, वैज्ञानिक जिसमें शामिल हो, पर्यावरणविद शामिल हो, और वो एक सर्वेक्षण करके बताएं कि भाई ये दरारें क्यों बढ़ रही हैं, दरारें क्यों यहाँ घर मकानों में आ रही हैं। और केवल दरारें नहीं थी, कुछ जगहों पर सड़क भी धंस रही थी, कुछ जगहों पर जमीन में भी सबसिडेंस दिखाई दे रहा था। तो हमको लगा कि ये एक बड़ी समस्या की शुरुआत होने वाली। 14-15 घरों में था, फिर 20-25 में हुआ, फिर 50-60 में हुआ, फिर 100-150 में हो गया। तो जब ये बढ़ रहा है तो फिर हम लोगों को मजबूर होकर के फिर हम लोगों ने स्वयं एक वैज्ञानिकों का, स्वतंत्र वैज्ञानिकों का एक पैनल गठित किया, जिसमें कि डॉक्टर रवि चोपड़ा जी के निर्देश में डॉक्टर नवीन जुयाल है, जो कि साइंस लेबोरेटरी है अहमदाबाद से रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर SP सती, पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय में जियोलॉजिस्ट थे, आजकल भरदार कृषि विश्वविद्यालय में हैं, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा तो बनारस विश्वविद्यालय में जियोलॉजिस्ट। तो इन लोगों का एक पैनल जो है, इन्होंने हमारे यहाँ जोशीमठ का सर्वेक्षण किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी हम लोगों को। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ कारण चिन्हित किए, जिसमें उन्होंने कहा कि 2021 की जो आपदा थी ऋणी वाली, उस आपदा में जो बहुत सारा मलबा बह करके आया, उसका जो धक्का है, उसने हो सकता है कि एक कारण वो हो कि उसने पुराना जो यहाँ भूस्खलन है उसको एग्रीवेट कर दिया हो। दूसरा कारण उन्होंने कहा कि जो यहाँ बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे जल विद्युत परियोजना का काम हो, सड़क का काम हो, ये एक कारण हो सकता है। तीसरा उन्होंने कहा कि जो यहाँ बहुत सारा मकान इत्यादि सब बन गया है और जल निकासी वगैरह की वो है, वो एक बात हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार को एक टेक्निकल कमेटी की गठित करने की ज़रूरत हो, जिसमें कि इंजीनियरिंग फील्ड के लोग हों, जो कि फर्दर अध्ययन करके बताएं कि और इसके क्या मतलब सही वो हैं और क्या इसको जोशीमठ को बचाने के लिए किया जा सकता है। तो ये उनकी रिपोर्ट थी मोटा मोटी। ये हमने सरकार को दी और कहा कि भाई ये देखिए इनकी रिपोर्ट है, अब आप एक अध्ययन आप करवा लीजिए अथवा इस पर कार्यवाही कीजिए। तो बहुत ज़्यादा दबाव देने पर फिर अगस्त के महीने में 2022 में, यानी कि तब तक जो है आपके 10 महीने गुजर चुके हैं, तब जाकर के सरकार ने एक टीम जो है अगस्त में वहाँ भेजी 2022 में, और ND ये जो हमारा उत्तराखंड का डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके नेतृत्व में वो टीम आई, जिसमें वाडिया और IIT रुड़की और GSI के और CBRI के लोग थे। उन्होंने एक सर्वे किया, फिर उनकी रिपोर्ट आई सितंबर में, 24-25 सितंबर 2022 को, और उस रिपोर्ट में ये सब कारण उन्होंने हटा दिए। केवल एक कारण उन्होंने बताया कि जोशीमठ में क्योंकि बहुत सारा निजी निर्माण हुआ है, बहुत सारे होटल और ये सब बने हैं और वहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, केवल इसी वजह से ये सब हो रहा है। तो इस बात को हमने खारिज किया। हमने कहा कि भाई ये केवल आपने एक कारण बता करके और ये सारा दोष आपने लोगों पे मढ़ दिया है
ये तो बात नहीं है। आप क्या क्या यह एक मेजर कारण नहीं हो सकता कि सीवेज सिस्टम इनप्रोपरेट हो और उसका जो पानी है वो, क्योंकि कच्ची पहाड़ियां हैं, उसके ढलने का धंसने का कारण बने ये? क्योंकि मैंने ये कहीं मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा था कि ये जो वजह है ये बहुत पहले बता दी गई थी, ये आज से 2 या 3 दशक पहले, और उससे पहले भी शायद, जब जोशीमठ का निर्माण अपना शुरू हुआ इसका। क्या ये एक बड़ी वजह नहीं हो सकती उसकी? हाँ, तो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है 1976 की मिश्रा कमेटी, ठीक है? राइट, ठीक है। तो मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट जो है 1976 में आई, और मिश्रा साहब जो है गढ़वाल के कमिश्नर थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। अच्छा, वो कमेटी क्यों बनी? क्योंकि जो है उस समय भी 70 के दशक में भी कुछ इस तरह की छिटपुट घटनाएं वहां घटी जोशीमठ के में, जिसमें कि वहां PWD का एक गेस्ट हाउस था, वो गिर गया, कुछ जगह भूस्खलन हुआ, और वो जोशीमठ के खास एक इलाके में था। तो उसको लेकर के लोगों ने चिंताएं प्रकट की, और उसके कारणों के जांच इत्यादि के लिए एक कमेटी बनी, मिश्रा कमेटी। उसने जो है ये कहा कि जोशीमठ जो है एक पुराने भूस्खलन के मलबे पर बसा हुआ है, या मोरेन पर बसा हुआ है, और यहाँ जो बोल्डर्स हैं जिनके ऊपर ये टिका हुआ है, इन बोल्डर्स को इंटैक्ट रखना चाहिए, इनको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। यहाँ जो ढलान पर वृक्ष हैं इनको काटा नहीं जाना चाहिए। यहाँ जो जल निकासी है उसको ठीक किया जाना चाहिए। यहाँ ज़्यादा बड़े निर्माण नहीं किए जाना चाहिए। यहाँ विस्फोटकों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तब हम इस शहर की लॉन्गिविटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि दीर्घ काल तक ये शहर रहेगा। लेकिन अगर ये सब हम करेंगे तो फिर इस शहर के लिए खतरा हो सकता है। ये तो पूरे पहाड़ के लिए ही खतरा है, पूरे पहाड़ के लिए खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट जो है 76 की है, और उनकी रिपोर्ट भी जो है उससे पुराने अध्ययन पर है ना, कुछ विदेशी वैज्ञानिकों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने इस बात को स्टैब्लिश किया, ठीक है। तो लेकिन जो है उस रिपोर्ट के पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब जो उन्होंने कहा कि आप बोल्डर्स को नहीं मतलब छेड़ा जाना चाहिए, वहाँ बोल्डर्स को छेड़ा गया, वहाँ विस्फोट का इस्तेमाल हुआ, वहाँ बड़े निर्माण कार्य हुए, वहाँ पेड़ काटे गए, वहाँ जो निकासी प्रणाली है, जल निकासी प्रणाली, वो कभी व्यवस्थित नहीं हुई। तो ये कारण तो चले ही आ रहे हैं, लेकिन जो मेजर कारण है, जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी का एक्सीडेंट होता है, उसका हाथ भी टूटा, पैर भी टूटा, सब हुआ, लेकिन जब हम कहते हैं डॉक्टर साहब डेथ की वजह क्या है, तो कहता है हेड इंजरी, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब कारण हैं एक्सीडेंट के, लेकिन जो हेड इंजरी है इसमें, वो जो NTPC की टनल आपने जो है ठीक शहर के नीचे से आपने बना रहे हैं, और उसमें विस्फोटकों का इस्तेमाल बड़ा कारण है, और इस कारण का निदान किए बगैर आप जो है शहर को नहीं बचा सकते। हाँ, ये ठीक है कि बड़े निर्माण, यहाँ बहुत सारे भवन बन गए, यहाँ सीवेज सिस्टम नहीं बना उस तरह से प्रॉपर, यहाँ जल निकासी प्रणाली नहीं है, ये सब कारण हैं। लेकिन मुख्य कारण ये है कि आप इतने भारी परियोजना जो है और उसमें सुरंग का निर्माण, ये बड़ा कारण इसका है। इस कारण को की तरफ उन्होंने कोई इशारा नहीं किया, या वो उनको बचाना चाहते थे, जो भी हो। तो हमने इस पर आपत्ति व्यक्त की कि केवल एक कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि भवन बनना, ये बनना तो ये पिछले इतने साल से बन ही रहा है, और बाकी जो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी अपनी राय व्यक्त की कि हमारे पास उनकी रिपोर्ट भी है, NTPC को लेकर के जो परियोजना है उसको लेकर के GSI की रिपोर्ट है, बाकी साइंटिस्ट की रिपोर्ट है, जिनका कहना था कि ये परियोजना बनेगी तो इस इलाके के लिए खतरा पैदा होगा। तो इनके आधार पर हमने ये बात कही कि ये एक कारण नहीं हो सकता। तो हमने फिर ये मांग की कि फर्दर अध्ययन किया जाए, बड़ी कमेटी बने, निष्पक्ष लोगों की कमेटी बने, और अन्य संस्थाओं को उसमें शामिल किया जाए, और तब वो हो। लेकिन उस वक्त फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर निकल गया और कुछ नहीं हुआ। हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं। दिसंबर के महीने में फिर हमने आखिर में जो है 24 दिसंबर को बड़ा प्रोटेस्ट आयोजित किया, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग, 24 दिसंबर 2022 को, जिसमें कि 2000 के लगभग लोगों ने हिस्सा लिया। और हमने सरकार को चेतावनी दी कि अब अगर आप कुछ नहीं करते, क्योंकि अब दरारें जो है 500 घरों से ज़्यादा में जा चुका है, 500 से ज़्यादा घर उसके जद में आ चुके हैं, बहुत सारी ज़मीन जगह जगह खिसक गई है, और अब आप कार्यवाही नहीं करते तो फिर अब ये बड़ा आंदोलन होगा।
और फिर जनवरी की 1 तारीख को हम मुख्यमंत्री के पास गए मिलने के लिए और उनसे हमने कहा कि ये स्थिति हो गई। 150 घर तो ऐसे हैं जिनको तत्काल लोगों को शिफ्ट करने की जरूरत है, नहीं तो दब के मर जाएंगे। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ हम लोगों ने 2 तारीख को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि जोशीमठ में इतनी समस्या बढ़ गई है और सरकार का रवैया बड़ा उपेक्षापूर्ण है। और 2 तारीख की रात को ही जोशीमठ के नीचे से जड़ से जो है बहुत ज्यादा एक पानी का रिसाव हुआ, जो कि बहुत मटमैला गंदा सा पानी निकल रहा था। और जब वो पानी का रिसाव हुआ उसी समय जोशीमठ में ज्यादा सब्सिडेंस भी उसी रात को हुआ। रात को 12-1 बजे के बाद मतलब बहुत सारे घर मकानों पे नई दरारें आ गई, नए मोहल्ले में वो आ गई, बहुत सारा धसाव हुआ, जिससे कि फिर मीडिया भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि हम लगातार ये तो पिछले 1.5 साल भर से बोल रहे हैं, साल भर से कुछ ना कुछ मीडिया उसको कवर कर ही रहा है, BBC वगैरह में ये लगातार ये आ रहा था। और 2 जनवरी को ये हो गया तो फिर बड़ा हल्ला हो गया। 3 तारीख को हमने जो है फिर गोपेश्वर जो हमारा मुख्यालय है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनको बताया कि कल से हम बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले हैं, क्योंकि सरकार सुनने पर आके 4 को हमने एक मीटिंग किया और 4 को ही मीटिंग के तुरंत बाद दिन में मैंने ऐलान किया कि हम शाम को मशाल जुलूस निकालेंगे। और फिर उसी दिन जो है शाम मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे के नोटिस पे 1,500 से ज़्यादा लोग सड़क पर आ गए और बड़ा मशाल जुलूस निकला, जहां हमने ऐलान किया कि अगर सरकार 3 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करती तो हम चक्का जाम भी करेंगे, पूरा शहर बंद रहेगा और ये सब रहेगा। 5 तारीख को चक्का जाम हुआ, पूरा शहर बंद रहा, बड़ा जाम हुआ। 8 घंटे के बाद जो है, जब चक्का जाम के 8 घंटे बाद जब सब कुछ रुक गया, तब मतलब ये हमारे साल भर के आंदोलन के बाद और इसके बाद तब जाकर प्रशासन हरकत में आया। फिर हमारे साथ उनका एक समझौता हुआ, लिखित समझौता, जिसमें कि ये हुआ कि जो लोगों का घर बिल्कुल जर्जर हो गया है, ऐसे 150 से ज़्यादा परिवार हैं, उनको तत्काल आप शिफ्ट करें। जनवरी का महीना है, ठंड के दिन है, तो उनके लिए कंबल का, भोजन का, इसका इंतज़ाम किया जाए। उसको माना गया। हमने कहा कि जोशीमठ में जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, चाहे वो नीचे बाईपास का निर्माण हो, चाहे NTPC की परियोजना का कार्य हो, सब तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए। इसलिए लगाई जाए क्योंकि ये जो हमारी स्वतंत्र वैज्ञानिकों की कमेटी की रिपोर्ट है उसने भी इस बात को कहा है, और सरकार की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि निर्माण रोक देना चाहिए जोशीमठ में, तो रोक दिया जाए। ये 2 बातें हुई। तीसरी बात में हमने कहा कि जब तक इन लोगों के लिए स्थायी पुनर्वास विस्थापन नहीं होता, तब तक अस्थायी तौर पर प्रीफैब्रिकेटेड हट्स बनाई जाएं, ताकि तब तक लोगों को वहाँ शिफ्ट किया जाए। 1.5 साल में जब इनके लिए नए घर बन जाएं या ये बना लें, तब तक कम से कम इनके पास रहने के लिए कुछ छत हो। और बाकी विस्थापन पुनर्वास के लिए हमने कहा कि एक कमेटी का गठन किया जाए, हाई पावर कमेटी का, और तो इस पर उन्होंने सहमति जताई और फिर हमारा जाम खुला। लेकिन हमने वहाँ आंदोलन समाप्त नहीं किया, बल्कि 6 तारीख से हम लोग धरने पर हमने तहसील में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। और उस धरने के बाद, उस आंदोलन के बाद कुछ चीज़ों पर सहमति बनी, जिसमें से कि एक चीज़ ये हुई कि जोशीमठ में जिन लोगों के घर टूट गए थे, दरारें थी, उनके मुआवजे पर सहमति बनी, जिसमें कि हम लोगों ने कहा कि CPWD का जो रेट है उसके आधार पर मुआवजा दिया जाए, जो कि बहुत सारे लोगों को मिल गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे परिवार हैं जिनको मिलना बाकी है। वो एक चीज़ थी। लेकिन ज़मीन वाला जो सवाल था कि लोगों को कहाँ वो मकान बनाएंगे, वो अभी भी तय नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्योंकि हम लोगों की मांग थी कि भाई व्यापक तौर पर अध्ययन कराया जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8 संस्थाओं को वहाँ भेजा, जिसमें कि GSI है, CBRI है, IIT रुड़की है, अपना वाडिया इंस्टीट्यूट है, और भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय है, NDA में है। इन सब की 8 संस्थाओं की टीम वहाँ आई और उन्होंने जोशीमठ का व्यापक अध्ययन किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। फरवरी के महीने में उन्होंने रिपोर्ट दे दी, लेकिन वो रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक नहीं की। तो फिर उसके लिए लड़ाई हुई कि भाई रिपोर्ट सार्वजनिक करो। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के धरने के बाद 9 अप्रैल को फिर हमारी 3 बार पहले, उससे पहले मुख्यमंत्री से बात हुई, जनवरी के महीने में भी, उसके बाद हुई। फिर अप्रैल में जो है मुख्यमंत्री फिर जोशीमठ आए, तो हमारी वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने हमारी 11 सूत्री मांगों पर सहमति व्यक्त की, जिसमें विस्थापन पुनर्वास से लेकर बाकी सब सवाल थे। लेकिन
सहमति होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो 20 तारीख तक फिर हमारा धरना चलता रहा। फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे। तो 20 तारीख से 15 दिन के लिए हमने अपना धरना स्थगित किया, लेकिन आंदोलन हमारा जारी रहा और वो आज भी जारी है जब तक लोगों की सभी समस्याएं हल नहीं होती। अब रिपोर्ट आ गई है और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, हाई कोर्ट के दबाव के बाद सरकार ने रिपोर्ट तो जारी की, लेकिन उन रिपोर्ट्स में भी अब हम देख रहे हैं कि उसमें मुख्यतया जो है उनकी चिंता एनटीपीसी को क्लीन चिट देना, उसी पर ज़्यादा फोकस है और बाकी जो भी उसमें है उस पर कोई अभी भी कोई ज़मीनी कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। तो इसीलिए वो संघर्ष अभी जारी है। अतुल जी, एनटीपीसी के पावर हाउस का जो बांध वहाँ पे बांध बन रहा है, इसके साथ साथ चलते हुए क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है कि कैसे जोशीमठ को बचाया जा सकता है? देखिए, वो एनटीपीसी की जो परियोजना है वो शुरू हुई, उसका सर्वे हुआ शुरू 2003 में। तो 2003 में जब उसका सर्वे ही शुरू हो रहा था तभी हम लोगों ने उस पर आपत्ति जताना शुरू किया। यानी तब से ही हमने कहना शुरू किया कि अगर ये परियोजना बनेगी तो इस इलाके के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, लेकिन सरकार ने सुना नहीं। नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी, बड़ा जनता का विरोध था, वो वहां उसका उद्घाटन करने जोशीमठ आना था, नहीं आ पाए। इतना तीव्र जनता का विरोध था उसको लेकर के। उसके बाद सरकार ने वो परियोजना शुरू की। हम लोगों की जो आपत्ति थी वो जब 2006 में उसका काम शुरू हुआ, 2009 में दिसंबर महीने में ही उस परियोजना में बड़ी बाधा पैदा हो गई। सुरंग में जो है एक बोल्डर गिर गया जिससे छेद हो गया और वहाँ से 700 लीटर पानी पर सेकंड निकलने लगा, यानी कि नदी के बराबर पानी वहाँ से निकल, और वो आज तक निकल रहा है। उसको लेकर के फिर बड़ा आंदोलन। भी पानी निकल रहा है वो अब उतना नहीं है, लेकिन मतलब 200 लीटर लगभग 150 लीटर पर सेकंड है, लेकिन वो भी बहुत पानी होता है। एक सेकंड में 150 लीटर पानी निकलना बड़ी पर्यावरण क्षति है। अभी भूगर्भ जल स्रोत कुछ फूटा है या क्या फूटा है? आज तक उस पानी का स्रोत कहाँ से वो निकल रहा है, कब तक निकलेगा, ये पता नहीं कर पाए। ये इतनी बड़ी परियोजना ये नहीं पता कर पाई। खैर, उसके बाद फिर एक बड़ा आंदोलन हुआ 2009-10 में हम लोगों का, और उसके बाद जो है एनटीपीसी की कंपनी के साथ हमारा एक समझौता हुआ, जिस समझौते में उन्होंने ये बात मानी कि उनके पानी के, उनके सुरंग के रिसाव की वजह से हमारे जल स्रोत पूरे सूख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम आपके पानी की व्यवस्था करेंगे, और 16 करोड़ रुपया उसके लिए उन्होंने दिया। भले आज तक वो पेयजल की योजना पूरी नहीं हुई जोशीमठ के लिए। उसके अलावा उसमें एक मांग थी कि जोशीमठ के सारे घर मकानों का वो बीमा करके देंगे, क्योंकि उनकी परियोजना से हमारे घर मकानों में दरारें आ सकती, इसकी आशंका थी, और उन्होंने इसको माना। उसी समय 2010 का वो समझौता है हमारे पास, उसी समय ये बात भी हुई, एक हाई पावर कमेटी बने और वो इस परियोजना की समीक्षा करे, यानी कि ये बताए कि बन भी सकती है, नहीं बन सकती है, इसका क्या किया जाना चाहिए। वो कमेटी न बैठी न इसकी समीक्षा हुई। अगर तब हो गई होती तो शायद है कि आज ये वाली स्थिति नहीं आती। अच्छा, अब जो है उसकी फीजिबिलिटी की बात है। 2006 से शुरू हुई परियोजना को 2011 में पूरा होना था, यानी कि 2011 में कमीशन होनी थी, तब से उनको प्रोडक्शन शुरू कर देना था। 2011 में प्रोडक्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 14 तक हम कर देंगे, 14 में नहीं हुआ। फिर कहा कि 18 तक कर देंगे, नहीं हुआ। और हम 2023 में बैठे, अभी परियोजना पूरी नहीं हुई और होने की कोई संभावना नहीं है। 2011 में अगर ये परियोजना पूरी हो जाती तो तब अगर उसमें से बिजली बनती तो आपको पड़ती 7 रुपए पर यूनिट। आज जब हम बैठे हैं और कल अगर ये परियोजना पूरी हो जाए 2024 में, जो कि कोई संभावना नहीं है, तब बिजली पड़ेगी आपको 16.5 रुपए की। ठीक है, वो इतना उसका खर्चा बढ़ गया। 3200 करोड़ रुपए की परियोजना चली गई है 14,000 करोड़ रुपए पर। ठीक है, तो ऐसे में ये एक तो फीजिबल नहीं है, इतनी महंगी बिजली आप खरीदेंगे, ये कोई होशियारी की बात नहीं। दूसरा ये है कि 2013 की आपदा के बाद अलकनंदा पर बनने वाली सभी परियोजनाओं पर और जो हाई हिमालय में बनने वाली परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई
24 परियोजनाओं पर। केवल एक एनटीपीसी की ये परियोजना और टीएचडीसी की विष्णु घाट पीपलकोटी परियोजना, उनको जो है चलने दिया गया, ये कह करके कि इसमें 50% से ज़्यादा काम हो चुका है। लेकिन 2021 की आपदा में ऋषिगंगा वाली परियोजना तो पूरी बह गई और तपोवन विष्णु घाट परियोजना का भी बैराज बह गया, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मरे। इस पर लगातार खतरा है, महंगी इसकी बिजली है, और इस परियोजना के बनने से एक पूरा शहर, जो कि ऐतिहासिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, जो सीमा का अंतिम नगर है, जहाँ से होकर बद्रीनाथ हेमकुंड की यात्रा जाती है, उस शहर पर संकट है। ऐसी परियोजना जिसकी बिजली महंगी है, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है, जिससे कि आने वाले समय में केवल संकट ही संकट पैदा होना है, ऐसी परियोजना को जारी रख के कोई लाभ नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा, हम लोगों ने इस बात की मांग की कि जोशीमठ में किसी भी तरह का भारी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, तमाम पर्यावरणविद कह रहे हैं कि भाई ये जो है जो इस इलाके की जो भारत क्षमता है पृथ्वी की, वो उससे ज़्यादा यहाँ निर्माण हो चुका है। ऐसे में जबकि स्वयं जो है, जो ये 8 संस्थाएं हैं जिन्होंने की ये सर्वेक्षण किया, इन 8 संस्थाओं की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि अब कोई भी भारी निर्माण कार्य यहाँ नहीं होना चाहिए। तो जब वो स्वयं सरकार की जो बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट इस बात को कह रही है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है, वहाँ की जनता इस बात को कह रही है, तो तब भारी निर्माण कार्य में तो एनटीपीसी की परियोजना भी आती है। तो इन सब आधारों पर हम कह रहे हैं कि उस परियोजना के रहते आप उस शहर को नहीं बचा पाएंगे, एक बात। और जहाँ तक जोशीमठ को बचाने की बात है, तो एक हिस्सा तो उसका लगभग जा रहा है, जिसको कि रिपोर्ट्स भी कह रही हैं और जो हम ग्राउंड पर भी देख रहे हैं कि 30% 40% का एक हिस्सा पूरा कट रहा है, और वो आज नहीं तो कल पूरा नदी की तरफ चला जाएगा। जोशीमठ शहर का एक हिस्सा, वो एक हिस्सा अगर जाएगा तो वो तो ढलान पर बसा हुआ है जोशीमठ। वो तो एक ऐसी ढलान है पहाड़ की जिसमें नीचे सब कच्चा हो गया। मतलब ये वाला हिस्सा भले बचेगा, लेकिन वहां भी नीचे जो है धंसाव है, टॉप से है, और बॉटम पे जहाँ की अलकनंदा नदी बह रही है उसके टो की भी कटिंग हो रही है, वहाँ से भी मतलब लगातार वो कटाव जारी है। ऐसे में उस शहर को बचाने के लिए जो सुझाव इन संस्थाओं ने दिया, उससे पहले अगस्त 2022 में स्वयं हमने सुझाव दिए कि भाई आप ऐसा ऐसा काम कर ले तो शायद इस शहर को बचाया जा सकता है। तो जब तक जो है सरकार इन रिपोर्ट्स पर कार्यवाही नहीं करती या जो सुझाव दिए जा रहे हैं उन पर कार्यवाही नहीं करते, तो शहर को नहीं बचाया जा सकेगा। इसके लिए सरकार को तत्काल जो है उसको बचाने के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए कार्य शुरू करने चाहिए, जो अभी तक नहीं हुए। अभी भी केवल वो कह रहे हैं डीपीआर बनेगी, अब इतना पैसा केंद्र से मिल गया, अब हम योजना बनाएंगे, तो इसमें फिर अगली बरसात आ जाएगी तो फिर वो पूरा खिसक जाएगा। जिसको लेकर के सरकार की जो चिंता है वो, उसमें कहीं कोई गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद हमने एक सुझाव दिया था कि अगर इस शहर का केवल एक हिस्सा आप बचा लें तो बाकी नागरिकों के लिए जोशीमठ को बचाने का केवल एक ही तरीका है कि आप एक नए जोशीमठ के निर्माण की तरफ जाएं। जिसके लिए कि हमने प्रधानमंत्री को भी कहा, उनको पत्र लिखा कि केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को अपने हाथ में ले और केंद्र सरकार के निर्देश में एक नए जोशीमठ के निर्माण की तरफ बढ़ा जाए। तो उस तरफ भी अभी कोई कार्यवाही नहीं दिखाई दे रही है। और जिस तरह के निर्माण हो रहे हैं, चाहे वो बहुत चौड़ी सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो रेलवे की परियोजनाएं हों, ये सब जो है केवल जोशीमठ के अस्तित्व के लिए नहीं, पूरे हिमालय में ही जो शहर हैं, नगर हैं, उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। तो आप अगर उस इलाके के लोगों को, उस जनता को, उस हिमालय को बचाना चाहते हैं तो आपको इन बड़ी परियोजनाओं से तो बचना ही पड़ेगा, इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। और जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में हम कह रहे थे कि छोटी परियोजनाएं, जन केंद्रित परियोजनाएं, जिसके केंद्र में वहाँ के लोग हों, अगर उसकी तरफ आप नहीं जाएंगे। अच्छा, ये बड़ी बिजली परियोजनाएं हैं, माना कि हमारे सामने एक जल विद्युत परियोजना है जिसके खिलाफ भी हम लड़े, जयप्रकाश कंपनी की विष्णुप्रयाग परियोजना, 400 मेगावाट बिजली वो कहता है कि हम बनाते हैं, भले कभी नहीं बनती, 100 मेगावाट के लगभग बनाता है। तो वो बिजली तो हमको नहीं मिलती, वो तो सब नेशनल ग्रिड में जाता है, प्लेन में जा रही है। वहाँ के लोगों का पानी, जंगल, हमारा सारा संसाधन, और उसके बाद हमको जो है ना उसकी रॉयल्टी मिलती है, ना हमको उसके बिजली मिल रही है।
तो उसके बजाय तो अगर वो पहाड़ में आपको विकास करना है तो वहाँ छोटी छोटी पनबिजली परियोजनाएं 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट की परियोजनाएं, जिसकी बिजली की सप्लाई वहाँ हो, जिसका लाभ, जिसकी रॉयल्टी वहाँ के लोगों को मिले, उसकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो अतुल जी, आपको क्या लगता है कि हिमालय कैसे बचेगा, जोशीमठ कैसे बचेगा, या धसकते शहर कैसे बचेंगे? ये केवल जोशीमठ का, हिमाचल का, सिक्किम का या जम्मू कश्मीर का सवाल नहीं। हिमालय जो है, केवल जो हिमालय वासी वहाँ रह रहे हैं, जो हम वहाँ रहते हैं, जीते हैं, केवल उनका मामला नहीं है। ये तो जो है पूरे विश्व की धरोहर है और इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, पूरे विश्व की। और इस दौर में जब पर्यावरण पर संकट है तो हमको सबको मिलजुल करके इसमें प्रयास करने होंगे। सरकारों पर इस बात के लिए नीतियां बदलने के लिए दबाव बनाना होगा, तभी हम इस संकट से निकल सकते हैं। और ये केवल हिमालय खतरे में नहीं है, ये पूरी धरती खतरे में है। तो इसको बचाने के लिए और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको भी मतलब इस साफ हवा, शुद्ध पानी, सही जीवन स्थितियां इस धरती पर मिलें, उसके लिए ही हमको संयुक्त तौर पर प्रयास करने होंगे। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं।